हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अल्ताफ सर आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए, तो आज के इस लेक्चर से हम 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर अम्ल भस्म और लवण शुरू करने वाले हैं। इससे पहले पूरे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका टोटल वीडियो कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो पिछले 15 सालों में बिहार बोर्ड में जो भी ऑब्जेक्टिव या 2 अंक वाला या 5 अंक वाला जो भी क्वेश्चन पूछा है सबको हम कैप्चर कर चुके हैं। उसके बाद हम एक धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं 10th क्लास साइंस के दूसरा चैप्टर जो केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल भस्म और लवण इसका। तो चलिए, तो इसका स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण, इसमें से अम्ल और भस्म को जानेंगे। ये 2 टॉपिक को और इनके गुणों को पढ़ने के बाद एक पॉइंट पढ़ेंगे सूचक या इंडिकेटर, जो इन दोनों के बीच में आने वाला है। फिर उसके बाद लास्ट में क्षार पढ़ेंगे। उसके बाद ये वीडियो जो है छोटा ही होने वाला है और समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम इससे आगे अम्ल और भस्म के रासायनिक गुण पे बात करेंगे। फिर उसके बाद लवण का शुरुआत करेंगे। तो ये मतलब चैप्टर जो है सेकेंड चैप्टर काफी बड़ा नहीं है। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि 5 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कवर कर लिया जाएगा। बाकी देखिए, हो सकता है लंबा भी हो जाए, लेकिन प्रयास रहेगा कि 5 चैप्टर में इस चैप्टर 5 लेक्चर में इस चैप्टर को कवर कर लिया जाए। चलिए, तो ये लंबा गैप का एक कारण था कि कुछ मेरा व्यक्तिगत काम था जिसकी वजह से बीच में लंबा गैप हो गया। लेकिन अब रेगुलर क्लास आपका चलेगा। बीच में आप जा करके देख लें, 3 लेक्चर आया होगा, उसमें एक ऑब्जेक्टिव का लेक्चर होगा जिसमें 15 साल बिहार बोर्ड जो है 15 सालों में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उस चैप्टर से लगभग 31 प्रश्न होंगे उसमें। फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, फिर सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला लगभग 20 की संख्या में प्रश्न होंगे। फिर 5 अंक वाला 1-2 क्वेश्चन है वो होगा। तो आप देख सकते हैं उसको पूरा, वो काफ़ी मतलब लाभदायक होगा आने वाले 26 के एग्जाम के लिए। चलिए, तो फिर हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम जो सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले एक सुंदर से ये स्लाइड है, इसके माध्यम से आप देख लें। सुंदर से सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है अम्ल भस्म और लवण। ये चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो एनसीईआर बीटीबीसी ये अम्ल भस्म और लवण लिखता है। एनसीईआरटी में जाएंगे तो वो क्या करता है, अम्ल और भस्म के जगह पे वो क्षारक लिख देता है। क्षारक, क्षार नहीं क्षारक। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, और लवण लिख देता है। तो अम्ल क्षारक और लवण लिखता है। तो ये दोनों नाम सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भस्म को ही क्षारक कहते हैं। चलिए, अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इस स्लाइड के माध्यम से ये जानेंगे कि ये चैप्टर हमारे दैनिक जीवन के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ये हमारे दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं। उन सभी पदार्थों में स्वाद के मतलब स्वाद टेस्ट के बेस पे और उस पदार्थ के नेचर के बेस पे क्या किया गया कि जितने भी पदार्थ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। उनमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनके लिए एक शब्द यूज किया गया अम्ल, जो चैप्टर का ही नाम है। स्वाद में खट्टे, जितने भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो सब अम्ल है। दूसरा चीज आपको बता दें कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो जितने भी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें भस्म या क्षारक कहा गया। और तीसरा पदार्थ जो आपको बता रहे हैं, तो अम्ल भस्म जब परस्पर मिलते हैं और अभिक्रिया करते हैं तो जल के साथ एक नया भी पदार्थ बनता है जिसको लवण के श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए, हम आपको इस स्लाइड के माध्यम से सबसे पहले बताते हैं कि इन पदार्थों में अम्ल और भस्म कैसे पाया जाता है। तो आप खुद सब कोई जानते होंगे, आंवला। आंवला हमारे आपके आसपास कहीं ना कहीं दिखा होगा, और कहीं नहीं दिखे तो बाजार में तो पक्का दिखेगा। ये आंवला जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो अगर स्वाद में खट्टा है तो ये अम्ल का एग्जाम्पल है, इसमें अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से नींबू जो है, लेमन जूस का बात हो रहा है, नींबू का जो रस है, नींबू का जो रस है ये भी स्वाद में खट्टा होता है। तो नींबू में भी अम्ल पाया जाता है और ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले पदार्थ हैं। उसी तरह से विनेगर जो है, यहाँ पे आपको चित्र भी दिया हुआ है।
इस विनेगर का भी टेस्ट जो है वो खट्टा ही होता है, इसीलिए ये भी अम्ल के श्रेणी में आ जाएगा। दही का बात करें तो दही भी स्वाद में खट्टा ही होता है, तो इसका मतलब कि जो दही है वो भी अम्ल के श्रेणी में आ जाएगा। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं ना कि हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले जो पदार्थ हैं उसमें कौन अम्ल है कौन भस्म है, इसको हम समझ पाए थोड़ा सा, ये चैप्टर हमारे लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। फिर उसी तरह से आगे बात करें, जैसे सोप है, साबुन, तो साबुन जो है इसका जो सॉल्यूशन होगा, साबुन का जो घोल होता है वो टेस्ट करके नहीं चेक करना, वो थोड़ा सा करवा टाइप का होता है, मतलब ये क्षार के श्रेणी में या भस्म के श्रेणी में चला जाता है। अगर उसका लिक्विड फॉर्म है तो फिर वो क्षार ही कहा जाता है। फिर उसी तरह से ये जो वॉशिंग सोडा है या बेकिंग सोडा है, मतलब वॉशिंग सोडा मतलब धोवन सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा मतलब खावा सोडा के नाम से जानते हैं, ये सब भी क्षार के श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा यहाँ एक दिया बैटरी एसिड या बैटरी अम्ल, जो बैटरी का पानी होता है, तो हम तो कहेंगे ये सब टेस्ट नहीं करना, मतलब हानिकारक होता है, लेकिन बैटरी पे थोड़ा सा छलका हुआ पानी हो, कभी हाथ से लेके टेस्ट करोगे तो भी खट्टा ही होता है, इसका मतलब खट्टा पदार्थ है, तो इसके अंदर का जो अम्ल होता है पानी वाला भाग वो भी अम्ल ही है, मतलब सॉरी वो पानी वाला जो भाग होता है वो अम्ल ही है। तो उम्मीद है कि आपको इस स्लाइड में थोड़ा सा दिमाग आपका खुला होगा ये चैप्टर को लेकर के, कि चैप्टर में हम मेनली जानने क्या वाले हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि प्रकृति के आधार पर और स्वाद के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, जिन 3 भागों को हम इस चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। उसमें पहला भाग है अम्ल, जिसको एसिड कहते हैं सॉरी। दूसरा भाग है भस्म, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस कहते हैं। और तीसरा भाग है लवण, जिसको इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। तो ये अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर का नाम भी है, और ये पदार्थ का 3 प्रकार है प्रकृति और स्वाद के आधार पर। अगर अम्ल का बात करें, भस्म का बात करें, लवण का बात करें, तो इनमें हमको सबसे पहले इन दोनों को पढ़ना चाहिए। लास्ट में इस पे हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे। इन दोनों को जब बेहतर लेवल पे समझ पाएंगे, इसके रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ पाएंगे, फिर लवण पे बात करना काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब देखेंगे ये जो अम्ल है, ये इसके बारे में एक बात है कि ये जो है ना स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, और जो भस्म है ये स्वाद में कड़वा होता है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों पदार्थों का। इसका टेस्ट ही सबसे पहले इसका पहचान है कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है और भस्म जो है वो स्वाद में कड़वा होता है। और दूसरा एक चीज है जो इसके पहचान का आधार बनता है कि अम्ल जो है ना, जब इसको हम अम्ल को जल में घोलते हैं, अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो ये अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है या हाइड्रोजन आयन देता है। उसी तरह से जब जल में पानी में जब हम भस्म को घोलते हैं तो ये भस्म पानी में घुल करके और एक हाइड्रोक्साइड आयन नाम का आयन देता है, हाइड्रोक्साइड नाम का आयन। तो दूसरा ये भी इसका पहचान है कि अम्ल जो है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और भस्म जो है वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको काफी आराम से बेहतर लेवल पे समझ में आ रहा होगा। इसको आप सोचे कि क्या बात कर रहे हैं, तो देखो क्या नहीं बात कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि ये हम एक आपके अंदर अवधारणा, जिसको कंसेप्ट बोलते हैं, वो विकसित कर रहे हैं। ये सब आपके लिए नया बात था, पहली बार सुन रहे हैं, तो वही बात है कि इसको कैसे समझेंगे। तो दुनिया का जितना पदार्थ है जो आपको स्वाद में खट्टा लगता हो वो अम्ल है, और अम्ल का एक गुण है कि अगर उसको पानी में घोलेंगे ना तो फिर वो हाइड्रोजन आयन देगा या प्रोटॉन देता है। और उसी तरह से स्वाद के बेस पे बात करें, दुनिया के जितने पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगेंगे वो सब भस्म के श्रेणी में आ जाते हैं। और इनका एक गुण है कि ये जब जल में इनको घोला जाता है इसको, तो फिर इसमें से एक आयन निकलता है जिसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अभी तक आपको जो नाम याद करना था इसको बोलते हैं बच्चे, आप ध्यान से सुनना और याद करने का कोशिश करना जरूरी है, हाइड्रोजन आयन।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, क्या? हाइड्रोजन आयन, और इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आया होगा कि ये अम्ल और भस्म क्या होते हैं। हम लवण के बारे में आपको बताए हैं कि इस लवण को हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो अभी इस पे जिक्र करना है नहीं। वैसे आप आगे देखिएगा, आगे हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले अम्ल और उसके बारे में कुछ बात और उसके एग्जाम्पल को जानेंगे। तो अम्ल के बारे में है, डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, अभी हम जस्ट समझ के भी आए हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, सिंपल बात अभी बता के ही आए हैं, तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, जिसको H+ आयन से दिखाते हैं, देता हो। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो, उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिएगा, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr मतलब हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HI मतलब हाइड्रो आयोडिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, इसको एक स्लाइड लेकर के लिख देते हैं या यहाँ पे ही लिख देते हैं आपके सामने। HCl का मतलब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी तरह से अगर बात करें HI का, ये सब याद कर लेना बच्चे, काम देगा। इसको बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। उसी तरह से एक हो जाएगा HBr, तो HBr को बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। उसी तरह से अगर हम आपसे बोलें HF, तो इस HF को बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। उसी तरह से आगे अगर बात करें तो जैसे H2SO4 था, तो H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको गंध का अम्ल या बैटरी अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। उसी तरह से एक है HNO3, इस HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो आपको जो यहाँ दिख रहा है, ये सब याद कर लेना, नाम के साथ काम देगा, नाम और सूत्र सब याद कर लेना। फिर उसके बाद जो है यहाँ दिया हुआ है, HClO4 को परक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCOOH को फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। यहाँ पे हम हैशटैग लगा देते हैं। ये जो दो क्वेश्चन है, ये दो एग्जाम्पल है, HCOOH जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं या मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, CH3COOH इसको एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहते हैं। दोनों पे जिस पे हैशटैग लगा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। कभी कभी नाम देकर सूत्र पूछ देता है, कभी सूत्र देकर के नाम पूछ देता है। तो इन दोनों को आप पूरी ईमानदारी से याद रखना। और भी एग्जाम्पल है जैसे सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सभी अम्ल के एग्जाम्पल हैं। और एक बात हमको बताना था, अभी हम बात क्या कर रहे थे, डिफिनेशन। तो डिफिनेशन एग्जाम्पल तो कर लिए, एक बात है इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो एसिड, जिसको हिंदी में अम्ल कहते हैं, ये एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, एसिडस से, एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। याद रखना तुम, इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। चलो, उम्मीद है यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार देख लें और जल्दी में है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। आगे हमारा बात है ये भस्म पे। यहाँ पे हम भस्म पे बात करेंगे। डिफिनेशन तो पता ही है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो तथा जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। देख लो यहाँ पे, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो तथा जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको OH से सूचित करते हैं, देता हो, उसे भस्म कहते हैं। एकदम प्यार भरे अंदाज में, एकदम छोटा सा डिफिनेशन है, आपको समझ में भी आएगा। बाकी एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। अब क्या है ना कि इन एग्जाम्पल को हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे ये NaOH है, तो NaOH का अगर नाम सहित आप याद रखना चाहते हैं, तो
तो Na को सोडियम कहते हैं, OH को हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, तो नाम होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए उसी तरह से और भी है, जैसे यहाँ पे है KOH, तो KOH को में अगर लिखेंगे तो K से पोटेशियम, K से पोटेशियम, और OH में वही शब्द लगेगा हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से KOH के बाद है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से एक है AlOH का होल थराइस, ये तो सूत्र प्लस नाम दोनों आएगा तो बेहतर होगा, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद है ZnOH का होल ट्वाइस, तो ZnOH का होल ट्वाइस होता है जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। जो एग्जाम्पल था उसका नाम भी लिख दिए हैं ताकि तुम समझ पाओ, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलो तो ये भस्म और उसके एग्जाम्पल का डिफिनेशन था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं वैसे। अगर समझ में आ रहा है तो फिर तुम आराम से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब आपको लगता हो कि खाली लिख दिए बस हो गया, क्या बताना इसमें यार, बोले तो हैं हाँ ये सब भैया कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है। हाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी, और भी जो लोग हैं और भी जो बच्चे हैं वो सबके लिए चैलेंज होता है कि कैसे पहचान पाएंगे, बिना टेस्ट किए कैसे पहचान पाएंगे। सही बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिना टेस्ट किए कैसे पहचान पाएंगे। तो बिना टेस्ट किए पहचानने का एक तरीका है जिसका नाम है सूचक। इस सूचक के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन पदार्थ अम्ल है और कौन पदार्थ भस्म है, क्योंकि टेस्ट करना हमारे सेहत के लिए, यहाँ तक कि हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये विषैले नेचर के भी होते हैं। ये मतलब इनका ये जो अम्ल या भस्म होते हैं इनका नेचर ऐसा है कि अगर स्किन के संपर्क में आएंगे तो ये स्किन को जला भी देते हैं, मतलब इनमें जलाने की भी क्षमता होती है। तो फिर टेस्ट करना कहीं से सुरक्षित नहीं है, तो फिर इसके लिए ना मतलब एक इंडिकेटर बनाया गया, मतलब एक तरीका अपनाया गया। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं, तो ये भी कुछ पदार्थ ही हैं, मतलब दुनिया में कुछ ऐसे पदार्थ हैं ना जो अपना कलर चेंज करके बता देते हैं कि ये अम्ल है या भस्म है। मतलब जैसे कोई भी तरीका हो जिससे हम समझ पाए किसी चीज को, कोड वर्ड, तो समझिए कि अम्ल भस्म के पहचान का ये कोड है। ये क्या करता है ना, अपना रंग बदल के बता देता है कि ये सामने वाला जिससे हमको आप मिला रहे हैं वो क्या है, मतलब अम्ल है या भस्म है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और इससे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब ये देख लो इसका डिफिनेशन कितना आसान है। ऐसा पदार्थ जो अपना रंग, हाँ एक चीज और है उसको तुम याद रखना इसमें, कि एक चीज और ये है इसमें जिस पे हम पहले नहीं बात कर पाए हैं, कि रंग के साथ साथ गंध में भी परिवर्तन करके वो पता लगाता है। तो वही बात है कि ऐसा पदार्थ जो अपने रंग या गंध के परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ के अम्ल भस्म या लवण होने का पता देता है। क्षार लिखा गया तो तनाव में मत आ जाइएगा, क्षार या भस्म एक ही बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लास्ट में जिक्र करके जाएंगे बस। ऐसा पदार्थ जो रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ के अम्ल भस्म या लवण का पता देता है उसे ही इंडिकेटर या सूचक कहते हैं। अगर सूचक को आप बहुत बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम चैनल पे एक एनिमेशन वीडियो डालेंगे, वो छोटा सा ही होगा, लगभग
हमको लगता है 30 सेकेंड का होगा, जिसमें वो सूचक से टेस्ट कैसे करके वो अम्ल भस्म का पता बताता है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ संभव नहीं हो पाया है कि डाला जा सके अभी दिखाने के लिए, तो उसको हम स्पेशली डाल देंगे। फिलहाल में आप देख लो, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं सूचक के लिए। जैसे ये सब पदार्थ जो आपके सामने है इस स्लाइड में, ये टोटल पदार्थ जो हैं, या जो भी आपको दिख रहे हैं, फूल दिख रहा है या पत्ता गोभी दिख रहा है, ये सब या यहाँ लौंग का तेल दिख रहा है, ये टोटल जो आपको दिख रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे पदार्थ हैं ना जो अम्ल या भस्म का पता बताते हैं। अब कैसे पता बताते हैं, तो जब इसको आप उस अम्ल में मिलाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, तो ये अपना कलर चेंज कर लेंगे, या इनका जो गंध होगा ना, वो गंध बदल जाएगा, कोई नया गंध आ जाएगा या गंध समाप्त हो जाएगा, यही तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि एक सबका गुरु होता है जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर मतलब काफी फेमस ये इंडिकेटर है। ये लिटमस पेपर और लिटमस बिलियन, ये लिटमस पेपर या लिटमस बिलियन, ये लाइकेन से बनाया जाता है, लाइकेन से। आप ई बात जरूर याद रखिएगा, इसको किससे बनाया जाता है, लाइकेन से। लाइकेन से इसको बनाया जाता है। ये क्या करता है, तो अम्ल और भस्म का पहचान बताता है। ये लिटमस पेपर पे हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये लिटमस पेपर जो है वो लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन सा दो प्रकार है, तो एक होता है लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र, पेपर को पत्र लिख दिए तो तनाव में नहीं रहिएगा। और दूसरा होता है नीला लिटमस पत्र। ये लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र क्या होता है, तो जरा हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा सकें। तो पतला सा स्ट्रिप रहता है, पतला सा मतलब कि पेपर का पतला सा टुकड़ा होता है, और बहुत सारे टुकड़ा को एक साथ सजा करके रखा गया होता है, और सबका कलर जो है वो लाल ही होता है। ठीक उसी तरह से, और ये बहुत सारे अभी हम बता देते हैं किस टाइप का होता है, 1 मिनट में बता देंगे। उसी तरह से नीला लिटमस पत्र भी होता है, इसी टाइप का चौड़ा पत्ता होता है, मतलब कि कागज का ही बना होता है, आप टेंशन नहीं लो, बस उस पे कलर चढ़ा होता है नीला रंग का, इस टाइप का। तो हम आपको, आप हमको थोड़ा सा देखिए, समय दीजिए, अभी तो हम स्ट्रिप तो नहीं लाए लेकर के आए हैं, नहीं तो ओरिजिनल दिखा देते हैं। बस देखिए, हम पेज फाड़ के आपको बना के दिखाते हैं ये स्ट्रिप किस प्रकार का होता है।
बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? अच्छा, बोर नहीं होगा, हम आप ही के लिए कुछ बना रहे हैं ताकि हम आपको बेहतर लेवल पे कम संसाधन में ही आसानी से समझा सके बच्चे, ताकि थोड़ा सा तुम समझ पाओ। हम तो देखे हैं लेकिन मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम सोच रहे हैं आपको बता पाएँ, ताकि तुम थोड़ा सा एक माइंड में अच्छा कॉन्सेप्ट मतलब कि क्रिएट कर पाओ इसको लेकर के, लिटमस पेपर को लेकर के। मतलब समझ लो इस तरह से, अब ध्यान से देख लो। इसी तरह से बहुत सारा स्ट्रिप होता है, समझे? अब वो कौन से कलर में होगा हम आपको बता देते हैं, या तो वो लाल कलर में होगा या नीला कलर में होता है, ये दो ही कलर में ये आता है, और इसको लिटमस पेपर कहते हैं। प्रत्येक का कलर जो है वो एक आपको पूरा बंडल मिलेगा जिसमें सबका कलर जो है लाल होगा। अगर सब पेज का कलर लाल है तो इसको बोलेंगे लाल लिटमस पत्र, या अगर सब पेज का कलर नीला है तो इसको बोलेंगे नीला लिटमस पत्र। अब इससे अम्ल का टेस्ट कैसे करते हैं ये बता रहे हैं। तो इससे अम्ल का टेस्ट हम ऐसे करते हैं, देखना थोड़ा सा याद रखना। लिटमस पत्र, लिटमस जो विलयन है वो लाइकेन नाम के पदार्थ का बना होता है। तो इसे हम लिटमस ये अम्ल और भस्म का टेस्ट कैसे करते हैं जरा तुम समझोगे। इसमें से सबसे पहले क्या करते हैं कि एक गिलास में, थोड़ा समझना ध्यान से, एक क्या करते हैं कि ग्लास नहीं, मतलब एक परख नली ले लेते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, तनु अम्ल ले लेते हैं। तनु अम्ल, जैसे मान लेते हैं कि तनु H2SO4 ले लेते हैं, तनु H2SO4। अब ये तनु और सांद्र क्या होता है हम जस्ट आगे बात करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस हम अम्ल ले लेते हैं। H2SO4 एक अम्ल है। अब क्या करते हैं ना, मतलब एक बात क्लियर बता देते हैं, एक और ध्यान से सुन लो। एक और बर्तन में एक और बर्तन बना रहे हैं यार, इसमें हम NaOH ही ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं। ठीक, अब हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि मान लेते हैं मेरे पास लाल लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र, ध्यान से देख लो। और भी मेरे पास कोई जुगाड़ है जिसको हम लगा रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ। थोड़ा सा समय देना, सीखने के लिए तो समय देना ही होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हम दो स्ट्रिप लिए हैं, एक नीले रंग का और एक लाल रंग का। इसी टाइप का स्ट्रिप होता ही है, तो हम दो स्ट्रिप तोड़ लेते हैं इसमें से। एक नीले रंग का है जिसको नीला लिटमस पत्र के नाम से जानते हैं, और एक लाल रंग का है जिसको लाल लिटमस पत्र के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिएगा हम क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनना, कि इस लाल लिटमस पत्र को जब हम इस अम्ल में डुबोते हैं और डुबो के निकालते हैं तो इस पर कोई प्रभाव पड़ता है नहीं। लेकिन जब इसी लाल रंग के लिटमस पत्र को, कोई इसी तरह सादा पन्ना लेके मत चले आना और पेंट करके नहीं, वो स्पेशल पेज बनाया गया होता है जिसमें ये लिटमस विलयन लगा होता है। तो इस लाल लिटमस पत्र को जब अम्ल में डाले हैं, इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन इसी लाल लिटमस पत्र को जब हम भस्म में डालेंगे, ये भस्म के विलयन में, क्षार में डालेंगे, तो जितना इसका भाग डूब जाएगा
वो पूरा भाग नीला हो जाएगा। तो ये जो NaOH जो भस्म या क्षार है, ये क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका गुण है, याद रखना तुम ध्यान से। तो ये क्या हो गया, अपने कलर में चेंजिंग ला करके इसके भस्म होने का पहचान दिया। तो लाल लिटमस पत्र एक इंडिकेटर है जो क्या करता है, तो अम्ल और भस्म का पता बताता है, और ये स्पेशल जो है भस्म का पता बताता है। भस्म में डालोगे इसका कलर नीला हो जाएगा। उसी तरह से जो नीले रंग का लिटमस पेपर है, ये नीले रंग का लिटमस पेपर अगर इसको आप अगर भस्म में डालोगे तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जब इसको अम्ल में डालोगे तो जितना भाग अम्ल में डूबेगा उतना भाग लाल हो जाएगा। मतलब अम्ल का पता कैसे बताता है, तो ये नीला रंग लाल में बदलेगा और फिर हम पता लगा पाएंगे कि ये अम्ल है। इसी तरह से हमको दो अलग अलग प्रश्नावली में बिना बताए हुए अगर दे दिया जाए, ये तो हम बता दिए ताकि तुम समझ पाओ, बिना बताए हुए दे दिया जाए कि आप बिना टेस्ट किए बताओ इसमें से कौन अम्ल है और कौन भस्म है, तो यही वाला हथियार लेंगे और बारी बारी से दोनों में डुबोएंगे। जिसमें इसका कलर चेंज होगा, ये ब्लू है, तो उसका मतलब अम्ल है, और जिसमें इस लाल का कलर चेंज होगा इसका मतलब वो भस्म है। उम्मीद है क्षार है, मतलब उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए आगे जिक्र करते हैं क्या है। तो हम यहाँ पर थे मेनली कि सूचक तो क्या करता है, अपने अम्ल में परिवर्तन करके या अपने गंध में परिवर्तन करके अम्ल या भस्म का पता बताता है। अब ये क्या है ना कि सूचक, डिफिनेशन देख लो एक बार क्या है सूचक का डिफिनेशन। सूचक जिसको इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं, जिसका डिफिनेशन है ऐसा पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ के अम्ल, क्षार या लवण होने का पता देता है, उसे सूचक कहते हैं। अब आगे बात करें कि ये सूचक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो उससे पहले बता दें कि सूचक जो है वो 3 प्रकार का होता है। सूचक कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। पहला प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, और तीसरा गंधकीय सूचक। अब थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधकीय सूचक क्या होता है। अगले मतलब स्लाइड में हम उसका डिफिनेशन भी कर लेंगे, तो पहले समझ लो तुम। ये जो प्राकृतिक सूचक है, तो कुछ प्राकृतिक पदार्थ है, कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं, कुछ प्राकृतिक द्वारा बने या प्रकृति नेचर द्वारा बने पदार्थ हैं, वो पदार्थ अपने कलर में चेंज करके अम्ल या भस्म का पहचान देते हैं। तो उन प्राकृतिक पदार्थ को हम प्राकृतिक सूचक के श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम आपको यहां बता दें, इसमें देखिएगा, जैसे लाल पत्ता गोभी, ये प्राकृतिक है, प्रकृति नेचर में बनता है, तो ये अपना कलर चेंज करके अम्ल या भस्म का पहचान देता है। तो ये क्या है, एक इंडिकेटर है, सूचक है और प्राकृतिक इंडिकेटर है। उसी तरह से पिटूनिया, उसी तरह से हाइड्रेंजिया, उसी तरह से जेरेनियम, ये मतलब ऐसे है ना, ये 4 जो अपना कलर चेंज करके अम्ल या भस्म का पहचान देते हैं। फिर दूसरा अगर बात करें यहाँ पे, वो है संश्लेषित सूचक। तो कुछ मानव द्वारा बनाए गए पदार्थ होते हैं जो अपने कलर में चेंजिंग ला करके अम्ल या भस्म का पहचान देते हैं, तो उनको हम संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक के श्रेणी में रखते हैं। आगे हम इसका डिफिनेशन बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, 2 बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, मेथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, याद रखना इसमें, जस्ट अगले स्लाइड में बात करेंगे। फिर गंधकीय सूचक, ये गंधकीय सूचक ऐसा सूचक है, ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ मिलता है तो वो अपना गंध चेंज कर देता है, समझ गए, जिससे पता चलता है कि वो अम्ल है। या भस्म के साथ मिलता है तो अपना गंध चेंज करता है, जिससे पता चलता है कि वो भस्म है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तीनों का डिफिनेशन आप देखिए, समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक सूचक, प्रकृति से प्राप्त सूचक को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और ये डिफिनेशन को छोड़ो, यहाँ एग्जाम्पल याद रखो। जैसे हल्दी, लिटमस बिलियन, वही लिटमस बिलियन से ही लिटमस पेपर बनता है। लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरेनियम, ये सब जितना नाम है ये सभी प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल है। यहाँ से क्वेश्चन किस लेवल पे पूछेगा, अगर आपको डाउट हो कि नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस लेवल पे पूछेगा, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एगो दे देगा नाम, बोलेगा निम्नलिखित में से, भले ये दे देगा और बोलेगा कि ये है प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधकीय सूचक, इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपको ये सब एग्जाम्पल पता, और जितना बताएं उतने में से आएगा भाई, ये तो क्लियर है। ये मेरे बताए हुए से बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन इस टॉपिक से, बस इतना बात जान लेना। चलो उसके बाद है संश्लेषित सूचक। तो मानव द्वारा किसी पदार्थ से बनाए गए सूचक को संश्लेषित सूचक कहते हैं। और हम आपको बताएं कि इसमें दुइये गो इंपॉर्टेंट है। पहला
मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फिनोफ्थलीन। पहला मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोफ्थलीन। तीसरा है गंधकीय सूचक। तो ये गंधकीय सूचक बताइए, अपने गंध चेंज करके उसके बाद तो ऐसा पदार्थ जो अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षार का पता बताता है उसे गंधकीय सूचक कहते हैं। जैसे लौंग का तेल, प्याज का रस, वैनिला, ये सब जो पदार्थ हैं ये गंधकीय सूचक के एग्जाम्पल हैं। चलिए, उम्मीद है सूचक और उसके प्रकार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आप यहाँ पे वैनिला और लौंग का तेल देख सकते हैं, काफी लाभदायक होता है। आगे हम बात करेंगे जो अच्छा, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं अम्ल और भस्म के कुछ विशेष गुण हैं, जिससे अम्ल और भस्म के अंतर को भी लिखा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में अम्ल भस्म में अंतर जो है वो हम आपको बता दें कि पूछता है। मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हैशटैग लगा दे रहे हैं, डबल हैशटैग लगा दे रहे हैं। अब ये अम्ल भस्म में जो अंतर पूछता है उस पर अगर बात करें तो आप देखिएगा यहाँ से पूछता क्या होगा, ई बता देते हैं। सबसे पहले कि बोलता है कि अम्ल और भस्म में अंतर लिखें और 2 नंबर में जाता है ये। तो यहाँ अम्ल है, यहाँ भस्म है। सबसे पहला अंतर होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अभी पीछे पढ़े हैं, और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। उसी तरह से अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट प्रैक्टिकल किए थे वहां पढ़ के आए हैं। ए से अम्ल, बी से ब्लू और आर से रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ABR याद रखना। उसी तरह से भस्म मतलब कि बेस, लाल लिटमस पत्र को, भस्म मतलब कि बेस, लाल लिटमस पत्र को मतलब कि रेड लिटमस पेपर को नीला मतलब ब्लू कर देता है। तो यहाँ भस्म तो BR, B, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, तो BRB याद रखना। चलो, तीसरा गुण है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। उसी तरह से यहाँ बात करें भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये सब याद रखने वाला बात है। यह अम्ल और भस्म में अंतर का काम करेगा। अम्ल खनिज या धातु से अभिक्रिया करके, खनिज या धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। भस्म जो है ये भी धातु से अभिक्रिया करता है, ये भी कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। इसके गुण है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लो। ऐसे फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो फिर याद रखना अम्ल का पीएच मान, हम पीएच स्केल भी पढ़ने वाले हैं। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो फिर जिसका पीएच मान 7 हो ऊ का होता है, तो वो उदासीन होता है, ना ही अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, वो उदासीन पदार्थ होता है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा और बात करना है। क्षमता के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो क्षमता के आधार पर अगर अम्ल के प्रकार का बात करेंगे तो क्षमता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब इसका मतलब कि क्या तरीका है इसको समझाने का। तो जो प्रबल अम्ल होता है ना, तो प्रबल का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। तो ये प्रबल दुर्बल अम्ल जो हैं इनको कैसे मतलब कि परखा जाता है, कैसे पता लगता है, तो इसके बारे में एक मतलब कि छोटी सी बात है कि जब आप प्रबल अम्ल को पानी में मिलाएंगे ना, प्रबल अम्ल को पानी में मिलाएंगे तो सबसे पहला बात, एक बात सुन लो, अम्ल हो या भस्म, तो अम्ल जो है जब वो पानी में मिलेगा तो आयनों में टूटेगा।
कौन से आयन में? तो हाइड्रोजन आयन में। उसके अलावा और भी उसके साथ जो आयन है उसमें टूटेगा। तो वही बात है कि जब इसको पानी में मिलाते हैं ना तो आयन में टूटता है, और आयन में टूटने को बोलते हैं आयनीकृत होना। आयन में टूटने को बोलते हैं आयनीकृत होना। तो अब बात क्या है ना कि जो प्रबल अम्ल है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब उसको पानी में मिलाते हैं तो वो पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, पूर्णतः, पूरा पूरा टूट जाता है एकदम बेहतर तरीके से। लेकिन उसी तरह से जो दुर्बल अम्ल होता है, मतलब कि ये पानी में पूरा पूरा नहीं टूट पाता है कमजोर होने के कारण, तो इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं कि ये अंशतः आयनीकृत होता है, अंशतः आयनीकृत होता है। इसी बेस पे इसका डिफिनेशन है, ऐसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनीकृत होता हो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। उसी तरह से ऐसा अम्ल जो जल में घुलकर अंशतः आयनीकृत होता हो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्लियर हो गया। चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल है, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सब प्रबल अम्ल के श्रेणी में आता है। और जैसे कुछ यहाँ नाम है HCOOH, जिसको फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। पीछे लिख के है इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ये इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, ये सब जो है दुर्बल अम्ल के श्रेणी में आता है। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप हमसे कमेंट कर देंगे, बता दिया जाएगा आपको कि कौन सा पदार्थ किस अम्ल के श्रेणी में आता है। चलिए प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करेंगे कि शक्ति के आधार पर या क्षमता के बेस पर प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म के बारे में। तो ये क्या है ना कि भस्म भी दो प्रकार का, प्रबल और दुर्बल। तो वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है उसे प्रबल भस्म, जो अंशतः आयनीकृत होता है उसे दुर्बल भस्म। सेम कंसेप्ट है। यहाँ प्रबल भस्म का एग्जांपल KOH, CaOH का होल ट्वाइस NaOH। ये CaOH तनी गलती तरीके से लिखा गया है, हो सकता है बहुत सारा मतलब काम करना होता है, जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया, इस तरह लिखा है। यहाँ पे आप देखिए दुर्बल भस्म का एग्जांपल AlOH का होल ट्वाइस, मतलब इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल भस्म का एग्जांपल है। इसमें हमको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अच्छा एक चीज जो हम आपके साथ छोड़ दिए हैं उसको आप लेके ही चलो तो ठीक रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा इसका भी छूटा हुआ है, पहले अम्ल भस्म का स्क्रीनशॉट अच्छा ले चुके थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रबल और दुर्बल का। फिर उसके बाद चलो जल्दी चलो भाई, ठीक है। फिर इसका प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म का जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, तनु अम्ल और मतलब सांद्र अम्ल, इसको डाइल्यूट एसिड और इसको कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। अब ये तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको अपने भाषा में समझना है। तो आप मिलाए होंगे, अगर हम लोग तो गांव देहात से ही हैं, तो दूध जो है, दूध, तो अगर आप मतलब किसी भैंस का दूध ले रहे हैं किसी ग्वाला से, तो भैंस का दूध है तो वो काफी गाढ़ा होता है। लेकिन वो अगर शुद्ध दूध दे रहा है बिना पानी फेंटे हुए, एकदम गाढ़ा है, तो गाढ़ापन ज्यादा है दूध में। लेकिन अगर कोई ग्वाला चीटिंग करता है और उसमें 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला देता है, तो फिर आप देखेंगे कि इस पहले जो एकदम शुद्ध 1 लीटर दूध लिया उसमें और किसी ऐसे आदमी से दूध ले रहे हैं जो पानी मिला के दिया उसमें, दोनों में फर्क नजर आएगा। फर्क क्या नजर आएगा, तो जिसमें पानी मिला हुआ होगा ना वो पतला होगा, उसका गाढ़ापन कम होगा, वो पतला होगा। और जो एकदम शुद्ध सोखर बोलते हैं उसको, थान के पास से लिया हो गया दूध हो, भैंस का हो, वो काफी गाढ़ा होता है। तो ये तनु और सांद्र वाला कंसेप्ट भी ऐसा ही है। तनु का मतलब है कि पतला, मतलब कि जिसमें पानी की मात्रा होनी हो, वो तनु के श्रेणी में आ जाएगा। और ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो या बहुत कम हो, वो सांद्र के, गाढ़ा, बहुत जितना गाढ़ा होगा अम्ल वो सांद्र के श्रेणी में आएगा। अगर पानी मिला देंगे तो वो तनु अम्ल के श्रेणी में चल जाएगा। बस इतना ही बात है, लिखा भी है। ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। इधर होगा ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो या नहीं हो। ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो या नहीं हो, दोनों भी हो सकता है, कम हो या नहीं हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा ये क्या है ना कि सांद्र अम्ल को तनु बनाया जाता है यूज करने के लिए, क्योंकि ये मतलब कि ये जो
सांद्र अम्ल है वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है डायरेक्टली प्रयोगशाला में उपयोग करने के लिए। तो आगे बात करेंगे इस पे कि कैसे तनु बनाया जाता है। तो जो सांद्र अम्ल है, सांद्र अम्ल में पानी मिला करके उसको तनु बनाया जाता है। इस क्रिया को तनुकरण या डाइल्यूटेशन कहते हैं। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि सांद्र अम्ल को जल में मिलाकर तनु बनाने की क्रिया को तनुकरण कहते हैं। सांद्र अम्ल को जल में मिलाकर तनु बनाने की क्रिया को तनुकरण कहते हैं। और तनुकरण में सबसे जो जरूरी बात है वो यहाँ है। तनुकरण में जो सबसे जरूरी बात है वो यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा कि तनुकरण करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। और यहां से क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी में यहां से भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये वाला जो नोट का बात है, इसमें तनुकरण करने का तरीका है। अब क्या करते हैं समझिएगा ध्यान से, दो तरीका है जिसमें एक सही और एक गलत है। हम दोनों दिखाते हैं ताकि तुम सीख पाओ और मिस्टेक नहीं करो। अच्छा से बात को सुनना कि एक परख नली में हम जल ले लेते हैं और एक परख नली में हम अम्ल ले लेते हैं, और वो भी कैसा अम्ल, तो सांद्र अम्ल ले लेते हैं। और आगे बात कर रहे हैं, सुनिएगा कि जल लिए हैं और क्या करते हैं कि इस जल में हम क्या करते हैं कि इसमें एक दूसरे परख नली से अम्ल का कुछ बूंद डालते हैं, इसमें। और इधर वाले में हम क्या करते हैं कि एक दूसरे परख नली से इसमें अम्ल में जल का बूंद डालते हैं। ठीक, ये दो तरीका है। या तो आप पानी में अम्ल डालें या अम्ल में पानी डालें। ये इसमें क्या है, तो इसमें है एसिड, ठीक, और इसमें क्या है, तो इसमें है H2O, मतलब कि वाटर है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अम्ल में पानी डाल रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जल में अम्ल डाल रहे हैं। ये दो तरीका है, या तो इसको इसमें मिलाइए या इसको इसमें मिलाइए। दोनों मिलाने के बाद क्या होगा, तनुकरण होगा ही, क्योंकि अम्ल में पानी मिलाना ही और उसको पतला करना ही क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों तरीका सही नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक तरीका गलत है। अब कौन सा तरीका गलत है, तो अम्ल में पानी मिलाना टोटली गलत है। अम्ल में पानी मिलाना टोटली गलत है। तो फिर तनुकरण कैसे किया जाता है, तो पानी में अम्ल मिलाकर तब तनुकरण किया जाता है। अब इसका तरीका देखिए, यहां लिखा हुआ है आपके सामने, आप ध्यान देंगे। अम्ल का तनुकरण करते समय अम्ल की बजाय पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब अम्ल का तनुकरण करते हैं तो पानी को अम्ल में मिलाने के बजाय, यहाँ थोड़ा सा छूटा हुआ है, मिस्टेक है, पानी को अम्ल में मिलाने के बजाय पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। और अच्छा, छूटा नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ना कि पानी को अम्ल में। सिंपल बात है, यहाँ पे पानी को अम्ल में मिलाना गलत है, अम्ल को पानी में मिलाना ठीक है। वो भी एक बार उड़ेल देना ठीक नहीं है, ड्रॉप करके धीरे धीरे मिलाना चाहिए। क्योंकि पानी को अम्ल में मिलाने पर, जब पानी को आप अम्ल में मिलाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, जिसका छींटा पड़ सकता है, जो हमारी त्वचा के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगा तो ये कांच का गिलास जो है ये विस्फोट भी हो सकता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। इसीलिए इससे सावधानी बरतना चाहिए। तनुकरण करते समय याद रखना कि अभी पानी को अम्ल में नहीं मिलाएंगे, अम्ल को पानी में मिलाएंगे वो भी एक बार नहीं उड़ेलेंगे, ड्रॉप करके मिलाएंगे।
चलो तनुकरण में ये बात क्लियर हो गया। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे उसमें बता देंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, ये इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद का जो भी टॉपिक डिस्कस करना है वो अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। क्षार या एल्कली, ये भी पूछा है कि क्षार या एल्कली क्या होता है, तो कह रहा है कि जो जल में घुलनशील भस्म होता है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि भस्म और क्षार में थोड़ा सा फर्क होता है। तो जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसे ही क्षार या एल्कली कहते हैं। स्टार पॉइंट में लिखा है कि कुछ भस्म जल में घुलनशील होते हैं तथा कुछ अघुलनशील होते हैं। तो जो घुलनशील भस्म उसे ही क्षार कहते हैं। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चैप्टर बहुत जबरदस्त लेवल से समझ में आया होगा। फिर हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे आज क्या क्या पढ़े हैं, एक बार हम आपको फिर से याद दिला देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले ये स्लाइड था जिसमें चैप्टर का नाम क्लियर है, फिर यहाँ पे भी वही है। आगे हम बात किए हैं सबसे पहले पहचाने हमारे डेली लाइफ में अम्ल भस्म लवण कहाँ देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से हम पदार्थ को 3 भाग में बांट के बताए थे कि अम्ल भस्म लवण होता है, जिसमें अम्ल भस्म को हम अभी डिस्कस किए, लवण को लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अम्ल के बारे में पढ़े हैं, अम्ल क्या है, मतलब ये खट्टा होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है जिसका अर्थ खट्टा होता है, ये सब अम्ल है। जिसका नाम नहीं लिखा था यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आयोडिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल देख सकते हैं आप आराम से। फिर उसके बाद भस्म पे बात किए हैं, भस्म का जो एग्जाम्पल था उसका नाम नहीं लिखा था, यहाँ लिखे हैं। फिर उसके बाद से फिर अम्ल भस्म का पहचान कैसे किया जाता है, टेस्ट करेंगे तो हानिकारक होगा वो, तो उसके लिए एक चीज़ बनाएंगे सूचक, जिसको इंडिकेटर कहते हैं। तो फिर सूचक क्या है ये पढ़े हैं, कितने प्रकार का होता है इसको पढ़े हैं, उसके प्रकार को हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद से आगे कुछ एग्जाम्पल था जिसमें हम दिखा पाए हैं, ताकि आपके माइंड में एक इमेज तैयार हो सके सभी नाम को सुनकर। ये सब काफ़ी मतलब नया नाम है आपके लिए, जीरेनियम, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, इसीलिए इन सबको सोचो लिखवा एक चित्र से दिखा देते हैं। स्मार्ट बोर्ड का तो फायदा भी होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लाल लिटमस पत्र और नील लिटमस पत्र एक प्रयोग दिखाए हैं आपको। फिर वहाँ पे इसके बाद जो है अम्ल और भस्म का गुण या अंतर को पढ़े हैं। उसके बाद हम पढ़े अम्ल क्षमता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। फिर उसके बाद क्षमता के आधार पर भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम तनु अम्ल और सांद्र अम्ल को पढ़े हैं, तनुकरण के विधि को पढ़े हैं, और लास्ट पॉइंट हम क्षार डिस्कस किए हैं। और आज के लिए क्लास यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए तो आगे मतलब अगला लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम आगे इसमें रासायनिक गुण पे बात करेंगे अम्ल और भस्म के। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अकेले नहीं पढ़ो, किसी प्रकार से दोस्त से चीटिंग नहीं करना चाहिए। और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, ईमानदारी से बताना, बिना कमेंट किए नहीं जाना। तुम्हारा कमेंट जो है हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है। और सही बात यह है कि तुम एकदम आराम से धैर्य रखकर अंत तक पढ़ोगे, ऑफलाइन वाला फील आएगा बाबू, एकदम ऑफलाइन वाला फील आएगा। और गजब लेवल पे हम कंटेंट दे रहे हैं। आप मेरा कंटेंट लेकर के मतलब पिछले 15 साल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन टच करके देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बाकी 5% कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके भाषा के लेवल से अलग होता है, तो उसमें हम डिस्कस भी कर ले रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो ये इस तरह से हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम तक जुड़े रहेंगे। आप अगर फिर आगे हमसे 11th में जुड़ेंगे तो फिर 12th 11th में भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। चलो तो फिर आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।